मिनॉरिटीज़ का लॉ है, जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं हमारे पास, क्रिश्चियन हैं, ज्यूज़ हैं, हिंदू हैं, तो उनके अपने पर्सनल लॉज हैं और वो अपने पर्सनल जो लॉज हैं उनके तहत उनकी जो इनहेरिटेंस है, जो विरासत है, वो तकसीम होती है। और चूँकि पाकिस्तान में जो स्टेट लॉ है वो रिलीजन है, स्टेट रिलीजन है, दैट इज़ इस्लाम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 1973। इनहेरिटेंस लॉ जो इस्लाम में है आलमोस्ट वही पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल है। सबसे पहले वालिदैन 1/6, और उसके बाद अगर उसकी वाइफ है जो मरने वाला है तो 1/8 उसका हिस्सा होता है, और बच्चों का जो है वो बेटियां और बेटों का, बेटे का 1 हिस्सा और बेटियों का 1/2 हिस्सा जो है ये मुकर्रर किया गया। अब अगर ऐसा कोई शख्स है कि जिसकी औलाद नहीं है, इस्लाम में उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया कलाला, कि अगर कोई शख्स इशूलेस फौत होता है, उसकी औलाद नहीं होती लेकिन उसके बहन भाई होते हैं, तो फिर वालिदैन और बहन भाई जो हैं वो उसके लीगल ईयर्स बनते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है इस्लाम का है कि जो करीब रिश्ता है और वो जिंदा है तो उसको मिलेगा। अगर वो दुनिया से चला गया है, अब ये जो सेक्शन 4 है वो यही कहती है कि जो सन और डॉटर प्री डिसीज्ड है उसका शेयर मिलेगा। किसको? उसके लीगल ईयर्स को, यानी उसके बेटों को या बेटियों को, या उसकी जो विडो अगर है। पाकिस्तान में जो लॉ एप्लीकेबल है वो 1961 से, ये जब जनरल अयूब का दौर था उन्होंने ये मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में एप्लीकेबल हुआ। इसके अलावा पहले जो था वो एक शरीयत एप्लीकेशन एक्ट आता है पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद 1948 में, उसमें भी ये कुछ इन लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इस्लाम ने और जो कुरान पाक में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो मिलते हैं शेयर्स तमाम लीगल ईयर्स के, आलमोस्ट वही शेयर जो हैं वो हमारे इन पाकिस्तानी लॉज में दिए गए हैं। अब अक्सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बात होती है कि बेटी को या ख़वातीन को हिस्सा कम दिया गया है। अब देखें कि ख़वातीन जो हैं या स्पेशली जो लड़की है, अब उसको अपने वालिद से हिस्सा मिलेगा। जब उसकी शादी होगी तो उसको अपने हस्बैंड, अगर उसका इन केस उसकी डेथ होती है तो उसको हस्बैंड से भी शेयर मिलेगा। इसी तरह अगर उसका बेटा किसी प्रॉपर्टी का ओनर है और उसका बेटा जब फौत होता है तो उसके बेटे से भी उसको मिलेगा। अब एक बात आप ये देखें कि आपने अगर प्रॉपर्टी है तो आप उसके मालिक कैसे बनेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, रूरल लैंड है, तो वहाँ पे जो लैंड रिकॉर्ड है वो हमारा सिस्टम है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का। उसका एक चैप्टर है, चैप्टर 11 और 12, उसमें ये डिटेल दी गई है कि अगर कोई बंदा फौत हो जाता है या किसी भी तरह कोई प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है तो उसका आगे म्यूटेशन, जिसको हम इंतकाल कहते हैं, कि वो आगे प्रॉपर्टी का इंतकाल कैसे होगा। उर्दू में इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं विरासत इंतकाल। ये भी उसी तरह ही तकसीम होंगे, यानी इंतकाल जब होगा तो जो इस्लाम ने शेयर मुकर्रर किए हैं वो इंतकाल दर्ज करते वक्त जो उस वक्त वारिस जिंदा होंगे उन सब के नाम लिखे जाएंगे, और उसको हम कहते हैं लाइनेज, शजरा नसब बनाते हैं, और नीचे जितना जितना शेयर उसका बनता है वो उसमें मेंशन होता है। अब बात आ जाती है लीगल प्रोसीजर की कि अगर किसी बंदे का शेयर तो उसे मिल गया डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन हाउ ही और शी विल गेट दैट प्रॉपर्टी इफ़ ही इज़ आउट ऑफ पोजेशन, उसके पास कब्जा नहीं है तो कैसे वो लेंगे। उसका तरीकाकार ये है कि आप तकसीम का दावा करें, यानी द पर्सन हु इज़ शेयर होल्डर हु बिकम को ओनर। अब उसमें वो लेने के लिए कोर्ट में पार्टीशन का दावा करें, तकसीम करवाएं और अपना शेयर ले लें। यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको मज़ीद लीगल प्रोसीजर ये बता दूँ कि जब भी अर्बन प्रॉपर्टी का आपने अपने नाम ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि आप
कोर्ट से लीगल ईयर का डिक्लेरेशन लेंगे, चूँकि जो रूरल सेटअप है जहाँ पे पटवारी और तहसीलदार और कलेक्टर वहाँ पे उनके पास तो रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसके अलावा एक वहाँ पे सिस्टम है जिसको हम कहते हैं लंबड़दार। हर विलेज का जब ये लैंड रेवेन्यू एक्ट नाफिज किया गया था तो उस वक्त हर विलेज में एक वहाँ का नुमाइंदा उस विलेज का, जिसकी वहाँ पे प्रॉपर्टी भी होती है, उसको एक ओहदा दिया गया था जिसको लंबड़दार कहते हैं। उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो उसको जाके इंदराज करवाना, ताकि इंतकाल विरासत जब दर्ज हो तो उसकी जो लीगल ईयर्स हैं उनको नाम दर्ज हो सकें। जो मिनॉरिटीज़ का लॉ है, जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं हमारे पास, क्रिश्चियन हैं, ज्यूज़ हैं, हिंदू हैं, तो उनके अपने पर्सनल लॉज हैं और वो अपने पर्सनल जो लॉज हैं उनके तहत उनकी जो इनहेरिटेंस है, जो विरासत है, वो तकसीम होती है। और चूँकि पाकिस्तान में जो स्टेट लॉ है वो रिलीजन है, स्टेट रिलीजन है, दैट इज़ इस्लाम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 1973। हमारे यहाँ मुख्तलिफ सेक्ट हैं। अब इसमें मेन सेक्ट दो हैं, अहले सुन्ना वल जमात और अहले तशी, जिनको हम इसनाशरी भी कहते हैं या फ़िक़्ह जाफरिया के नाम से भी। अब जो फ़िक़्ह जाफरिया है वहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है तकसीम का, विरासत का। बाकी जितने भी फ़िरका जात हैं, जितने भी स्कूल ऑफ थाट हैं, उन सब का एक ही तरह का तरीक़ाकार है। उनका ये है कि अगर बेटी एक है तो वो सारे का सारा जो विरासत है वो सारी बेटी जो है वो ले लेगी। लेकिन जो अहले सुन्नत है उसमें बेटी जो है वो सारा शेयर नहीं ले सकती। अगर उसके मुतवफ़ी के भाई ज़िंदा हैं या उसकी बहनें ज़िंदा हैं तो उनको भी प्रॉपर्टी जाएगी, जबकि शिया लॉ में इस तरह की बात नहीं है। मैंने अपने इस 26 ईयर कैरियर में मुख्तलिफ फैमिली डिस्प्यूट्स और मुख्तलिफ जो इनहेरिटेंस के केसेस हैं वो मैंने किए हैं। एक मैंने केस किया था, वो केस पोती की तरफ से था। उसमें क्वेश्चन यही था कि जी पोती को जो प्रॉपर्टी मिली है दादा की तरफ से, इसका वालिद फौत हो चुका है, इसको शेयर मिल नहीं सकता। अब उसका ये जो मैंने आपको सेक्शन 4 बताई है वेस्ट मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की, उसके तहत चूँकि वो लॉ मौजूद है इसलिए उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता था। तो जो उसके अपोनेंट से वो चचा थे उसके, उन्होंने बहुत सारे केसेस किए, अप टू सुप्रीम कोर्ट तक वो गए, लेकिन वो सारे के सारे उनके जो क्लेम थे, सारे के सारे केस थे, वो रिजेक्ट हुए कि लॉ अनटिल एंड अनटिल देयर इज़ नो अमेंडमेंट, जब तक लॉ मौजूद है उसका शेयर जो है वो आप उसको देंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में, इनहेरेंस लॉ के बारे में फरमाया है कि दुनिया में जितना भी इल्म है वो हाफ है, और ये जो विरासत का इल्म है, विरासत का जो कानून है, ये हाफ है। तो हमें इस्लामिक लॉ के मुताबिक अपने इस लॉ को करना चाहिए, और जो फेडरल शरीफ कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया है कि ये अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है, उसके मुताबिक इसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। अब ज़्यादा मसला हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का है। लॉ तो मैक्सिमम मौजूद है। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो 2020 में कोशिश की है कि लेडीज़ को उनका शेयर अगर नहीं दिया जाता तो उनको एक स्पीडी रेमेडी मुतसिब के ज़रिए दी जाए, तो उसका एक स्टेप है और इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। चूँकि अब इसमें अगर ख़ातून को नहीं उसका शेयर दिया गया और उसको डिप्राइव किया गया, या धोखाधड़ी से, फ्रॉड से उससे सरेंडर डीड या रिलीज़ डीड बना ली गई और उससे सारा शेयर उससे सरेंडर करवा लिया गया, तो ये इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ ख़वातीन के केसेस होते हैं इस तरह के, मेरे पास एक केस अभी भी हम कर रहे हैं ख़ातून की तरफ से, और आलमोस्ट 5 ईयर से ज़्यादा टाइम गुजर गया है। दैट केस इज़ स्टिल पेंडिंग। वो बेचारी अनपढ़ खातून है और उसको तो ये भी नहीं पता कि पटवारी कहाँ बैठता है, मैंने कापी कहाँ से लेनी है, मुझे अदालत में जब आना है तो मैंने अपना बयान कैसे रिकॉर्ड करवाना है, मैंने अपने इस केस को प्रूव कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनके ज़रिए मैं प्रूव करूँगी। तो ये एक इलिटरेसी का
بھی ایشو ہے. اب میں یہ بھی چاہوں گا آپ کے اس توسط سے کہ خواتین کو بلکہ میکسیمم جو ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی جنریشن کو ایجوکیشن کی طرف لائیں تاکہ ان کو اپنے رائٹس کا علم ہو. اور ایجوکیشن سے مراد ماڈرن ایجوکیشن نہیں ہے صرف، بلکہ اسلام اور جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، تاکہ دونوں ایجوکیشن آپ کے پاس ہوں اور آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو اور آپ اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کر سکیں یا ان کے حصول کے لیے آپ اسٹرگل کر سکیں. یہ نیو جو لا ہے یہ 2020 میں وومن پراپرٹی رائٹ لا آیا. اس میں یہ ہوا کہ جو خواتین ان کو حصہ نہیں دے، ریکارڈ ان کا ہے، جیسے میں نے آپ کو انتقال کی مثال دی نا، خاتون ایسی جس کا ریکارڈ میں تو نام موجود ہے، شی از کو اونر، بٹ ہر برادر اور اینی میل پرسن who are also co-owner deprive her from that property, then she is a right to file an application to the ombudsman, that is harassment ombudsman, and that ombudsman is duty bound to decide that petition within 60 days. The ombudsman is also empowered to get report from deputy commissioner within a week. اور وہ جب رپورٹ آتی ہے کہ جی یہ خاتون کی پراپرٹی ہے، یہ اس میں کوئی شیئر ہے، تو اس کا حصہ کیوں نہیں مل رہا. اس میں اب لیٹسٹ ایک سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن یہ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی کسی سے سرنڈر ڈیڈ بناتا ہے، ریلیز ڈیڈ بناتا ہے، یعنی خاتون ہے، اس کے بھائی ہیں یا اس کے ماموں ہیں یا جو بھی اس کے ریلیٹیوز ہیں، اور اس کو لالچ دے کے یا اس کو ڈیسیو کرتے ہیں، ڈیفراڈ کرتے ہیں اور اس کے شیئر جو ہیں اس سے اپنے نام پہ لکھوا لیتے ہیں، تو ایسی جو سرنڈر ڈیڈ ہے یا ایسی جو ریلیز ڈیڈ ہے دیٹ از نل اینڈ وائڈ. تو یہ سپریم کورٹ میں کیس گیا تھا کہ جی یہ تو ان کا کیس جو ہے وہ ٹائم بارڈ ہے. جب یعنی اس خاتون جو تھی اس کے بچوں نے جا کے کیس کیا، تو دوسری طرف سے یہ تھا کہ جی وہ جب تک اپنی زندہ رہی ہے اس نے اپنا شیئر نہیں مانگا، تو اس نے اپنا شیئر جو ہے وہ ان کے مرضی سے ان کو دے دیا تھا، اورلی دے دیا تھا، لہٰذا یہ اب اس کے بچے یا اس کی جو اولاد ہے جو اس کے خاتون کے وارث ہیں، جو اوریجنلی انٹائٹل تھی اپنا شیئر لینے کی، اس نے جب نہیں مانگا تو یہ نہیں مانگ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، ابھی چیف جسٹس انہوں نے بننا ہے، جو اس وقت چیف جسٹس ہے ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں، لیکن ابھی اس کی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی ہے، اس لیے اس پہ زیادہ کمنٹس ابھی نہیں کی جا سکتے کہ وہ فائنلی اس میں یہی تھا کہ اگر وہ خاتون نہیں کلیم کرتی اپنی لائف ٹائم میں تو وہ بعد میں نہیں کلیم کر سکتے جو اس کے لیگل ایج ہے. یہ اس میں